बच्चे को जन्म नहीं देना। निशा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुनकर अविनाश जी स्तब्ध से हो गए थे। सुनीता जी का चेहरा एकदम से फक्क पड़ गया था। ये कैसे हो सकता है? उनकी बेटी शादी से पहले मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकती है? और सुभाष से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तभी नर्स ने बाहर आकर कहा कि पेशेंट अपनी माँ से मिलना चाहती है। तो ज्यों ही सुनीता जी ने अंदर की ओर कदम बढ़ाया, पास में खड़ा सुभाष बोल उठा, क्या मैं भी आपके साथ अंदर जा सकता हूँ? सुनीता जी ने आग्नेय नेत्र से उसे घूरा और अंदर चली गई। अंदर बेटी का अश्रुपूरित कुलमिलाया मुंह देखकर उनका सारा क्रोध जाता रहा। प्रकट में सिर्फ इतना ही बोल पाई, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? तुम्हारे और सुभाष की शादी को कुल 4 महीने ही तो रह गए थे, और अगर तुम दोनों बोलते कि पहले शादी करना चाहते हो तो हम वो भी व्यवस्था कर देते हैं। पर ये गर्भ कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई? अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? बोलते बोलते क्रोध और क्षोभ से रो पड़ी सुनीता जी। इससे पहले कि निशा कुछ कहती, पीछे से सुभाष की आवाज़ आई, आंटी जी, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर किसका है? सुनीता जी ने घोर आश्चर्य जताते हुए कहा। तब कुछ अस्पष्ट स्वर में निशा और सुभाष ने जो बताया उसका सार ये निकला कि लगभग 2 महीने पहले सगाई के 1 सप्ताह बाद सुभाष और निशा मूवी देखकर वापस आ रहे थे। एक सुनसान जगह में एक लड़का सड़क पर उनसे मदद मांगने आया तो गलती से सुभाष ने गाड़ी रोक दी। तभी न जाने कहाँ से उसके 4 दोस्त और आ गए और उन्होंने सुभाष को खूब मारकर बेहोश कर दिया और निशा के साथ जबरदस्ती की, फिर भाग गए। उनका इरादा जबरदस्ती करने का ही था। शायद इससे पहले इस सुनसान रास्ते पर वो और भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुके थे। आज भी उन्होंने शायद सुभाष और निशा को दूर से आते देखा हो, या शायद थिएटर से ही उनके पीछे लग गए हो। कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता था। बाद में सुभाष को होश आया तो निशा दुख और अपमान से आत्महत्या तक करने की बात करने लगी थी। सुभाष ने उसका हौसला बढ़ाया और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा किया। वैसे भी उनका रिश्ता इतना खोखला नहीं था कि इतने से झंझावत से टूट जाता। दोनों कॉलेज से एक दूसरे से प्रेम करते थे और अब जबकि दोनों की नौकरी लग गई थी तो दोनों के परिवार की रजामंदी से उनकी सगाई हुई थी। शादी का मुहूर्त सगाई के 6 महीने के बाद का निकला था। निशा को सुभाष के प्यार पर पूरा विश्वास था। सुभाष भी विपरीत परिस्थिति में निशा के साथ बिल्कुल ढाल बनकर खड़ा था। निशा कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए जैसे जैसे सुभाष बोलता जा रहा था वैसे ही करती जा रही थी। सुभाष ने सोचा अब इस स्थिति में घर जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए उसने निशा से उसकी सहेली रितिका के बारे में जानकारी ली, जो अपनी बहन के साथ रहती थी। दोनों बहनें यह शहर में नौकरी करती थी और साथ साथ रहती थी। सुभाष और निशा ने निश्चय किया कि पहले रितिका के घर जाया जाए। वह फ्रेश होने के बाद सुभाष निशा को उसके घर छोड़ देगा। किसी तरह मन में अपमान का भाव और क्लांत शरीर लेकर जब दोनों रितिका के घर पहुंचे तब इतनी रात को उन्हें देख पहले तो वो चौंक पड़ी, फिर उन्हें अंदर ले गई। वो अपनी बहन के साथ रहती थी, इसलिए उन्हें इस हाल में देखकर सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। रितिका और उसकी बहन प्रीतिका ने निशा को बहुत साहस दिया। दोनों बहनें उन्हें बार बार यही कहती रही कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, पर सुभाष से ज़्यादा निशा ने इसका विरोध जताया। पढ़ी लिखी और प्रगतिशील विचार के बावजूद सुभाष और निशा बदनामी से डरकर चुप रह गए। उसके बाद रितिका ने निशा को अपने कपड़े दिए, क्योंकि उन कपड़ों में निशा हरगिज घर नहीं जा सकती थी, जो जगह जगह से फट गए थे। सुभाष और निशा जब रितिका के घर से चले तब तक काफ़ी रात हो गई थी। निशा को बार बार रोना आ रहा था। आक्रोश से उसका मन कर रहा था कि उन निस्संग बलात्कारियों को जान से मार डाले या खुद मर जाए। जब वो दोनों घर आए तो काफ़ी रात हो गई थी। सुभाष और निशा ने तय किया था कि किसी को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी
8 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना बेटा खोया था जो निशा से छोटा था। दिल के मरीज उसके पापा लगातार 2 सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे और माँ से कुछ भी कहने का मतलब वो सब पापा को बता देती थी। इसलिए निशा को अपना दर्द किसी से बांटने की हिम्मत नहीं पड़ी। दिन गुजरते रहे और उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बलात्कार के दुष्परिणाम से निशा प्रेग्नेंट हो जाएगी। उस दिन की घटना के बाद भी सुभाष के प्रेम और निशा के प्रति उसके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसकी असावधानी की वजह से निशा के साथ ये दुर्घटना घट गई। अगर वो उस दिन शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान रास्ता नहीं चुनता तो निशा के साथ ये हादसा ना हुआ होता। इतना सुनते सुनते सुनीता जी को याद आया कि एक रात सुभाष और निशा मूवी देखकर काफ़ी रात गए घर आए थे और उन्होंने इतनी रात तक निशा को सुभाष के साथ बाहर रहने पर डांट भी लगाई थी। उन्होंने तो निशा को यह तक भी कह दिया था कि उसकी ऐसी हरकतों से उसकी शादी स्थगित हो सकती है, पर बदले में निशा कुछ जवाब देने के बजाय उन्हें खाली खाली आंखों से देखती रह गई थी। आज ये याद करके सुनीता जी का हृदय आर्तनाद कर उठा था। ओह, मेरी बेटी उस रात इतना कुछ सह कर आई थी और मैं उसे गले से लगाकर सांत्वना के 2 बोल भी नहीं बोल पाई, उल्टा उसे डांट भी दिया था। उन्होंने अपनी भर आई आंखों को पोंछा और निशा को अपने से चिपका लिया और निशा जो ना जाने कब से उस हादसे का दंश अकेले झेल रही थी, माँ का संबल पाकर रो पड़ी। सुभाष ने आगे कहना जारी रखा कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस घटना का दुष्परिणाम ऐसा होगा। आज भी शायद ये बात नहीं खुलती अगर निशा बेहोश होकर ना गिरी होती। हुआ ये था कि इधर कुछ दिनों से निशा को कुछ खाने का मन नहीं करता और अलसाई सी भी रहती थी। साथ ही ऑफिस में महीने के आखिरी दिनों में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता था, इसलिए रात जाग जाग कर प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट वगैरह बनाना लगा ही हुआ था। इसलिए कभी कभी जी मिचलाने और आलस्य को उसने काम की अधिकता ही समझा। इसी काम के उहापों में इस बार निशा की पीरियड्स भी मिस हो गए थे, जिसका उसको ध्यान ही नहीं रहा था। आज शनिवार थी और निशा के ऑफिस की छुट्टी भी थी। अभी नहाने जा ही रही थी कि उसे बहुत जोर का चक्कर आया और वो डाइनिंग टेबल के पास ही गिर पड़ी। अचानक गिरी थी, इसलिए टेबल के किनारे से चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। तभी घबराकर निशा के मम्मी पापा सुनीता जी और अविनाश जी ने रास्ते में सुभाष को भी फ़ोन कर दिया था और वो भी हड़बड़ाकर जल्दी चला आया था। वो लोग तो निशा के सर की चोट का ड्रेसिंग वगैरह करवाने आए थे। यह डॉक्टर को निशा की कमजोरी और नब्ज देखकर कुछ अंदेशा हुआ तो उन्होंने निशा का यूरिन सैंपल लेकर टेस्ट किया तो निशा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनकी अनब्याही बेटी प्रेग्नेंट है, ये सुनकर सुनीता जी को चक्कर सा आ गया था और अब सुभाष के मुंह से सारी घटना सुनकर सुनीता जी का दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने फिर अविनाश जी को बुलाया और सारी बातें बताई। उनकी भी हालत खराब हो गई। एक पिता के लिए भी ये एक बेहद दुखद बात थी कि उनकी बेटी बलात्कार का शिकार हुई थी और अब उसके दुष्परिणाम स्वरूप गर्भवती भी थी। सुभाष कह रहा था कि वो अब भी निशा से ही शादी करेगा। हाँ, इस बच्चे को जन्म देना है या नहीं, ये निर्णय निशा का होगा। तभी निशा ने एक वजनदार बात कहकर सबको चकित कर दिया। उसने कहा वो गर्भपात कराना चाहती है क्योंकि बलात्कार की त्रासदी से जन्म इस बच्चे को वो जन्म नहीं देना चाहती और जब जब उसका मुंह देखेगी उसे उस बच्चे से नफरत होगी। इसलिए ये जानते हुए भी कि गर्भपात उचित नहीं है, वो गर्भपात करवाएगी। माँ कब बनना है कि नहीं है, अधिकार कानूनी तौर पर स्त्रियों का है। इसलिए निशा अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए गर्भपात जरूर कराना चाहेगी। सबने निशा की बात का समर्थन किया और निशा ने एबॉर्शन करवा लिया। इसके बाद अविनाश जी और सुनीता जी ने देर से ही सही पर निशा और सुभाष को मानसिक रूप से तैयार करवाया कि पुलिस में रिपोर्ट करें। इस बीच अपराधियों के शिनाख्त के लिए निशा और सुभाष को कई बार पुलिस चौकी और कोर्ट भी जाना पड़ा
और अंत में अपराधियों की पहचान हो गई। काफ़ी दिनों बाद जब वो अपराधी पकड़े गए तब निशा के दग्ध कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिली। 4 महीने बाद जब निशा और सुभाष की शादी हो रही थी तब तक वो दोनों इस हादसे से काफ़ी हद तक उबर चुके थे। शादी के 2 साल बाद निशा एक बार फिर अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और एक बार फिर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बार आने वाला बच्चा शर्मिंदगी नहीं बल्कि ढेर सारा खुशियाँ लेकर आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।